रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें आज मैंने 23 क्वेश्चन सबमिट किए हैं। इससे पहले एक छोटी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। हमने प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन किए हैं 2021 टीजीटी 2021, 16, 13, 11 और 10, यहाँ तक अभी तक हमने कंप्लीट किया है। अगर अभी तक इन्हें सॉल्व नहीं किया तो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर करना ही है हर हालत में, है ना। सांख्यिकी एक बार आप इन्हें कर लोगे प्रीवियस ईयर तो आपको आइडिया हो जाएगी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और आपकी तैयारी को एक नए 4 चांद मिलेंगे। और यूनिट 2 सांख्यिकी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इस समय हम लोग यूनिट 13 पे काम कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग जैसे ही आपने हमें टास्क दिया वो हम कंप्लीट कर रहे हैं अब, है ना। स्टैटिक्स कर रहे हैं, सांख्यिकी कर रहे हैं और स्थिति विज्ञान कर रहे हैं। स्थिति विज्ञान का 3rd लेक्चर है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना रुके हुए। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है ना। परिकेंद्र सभी जानते हैं, सर्कम सेंटर। त्रिभुज एबीसी है हमारे पास, एक त्रिभुज है, ये हम यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे ABC, त्रिभुज ABC। अच्छा, त्रिभुज ABC और उसका जो सर्कम सेंटर है वो कितना दिया गया, ये हुआ हमारा A, ये हुआ B और ये हो गया C, है ना। सर्कम सेंटर हम मान लेते हैं। अच्छा, इसका सर्कम सेंटर ये मिला देते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ कहीं पे सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सर्किल ये हो गया। सर्कम सर्किल क्या होता है, यानी कि जो तीनों वर्टाइसेस से होकर जाता है ना। तीनों वर्टाइसेस से होकर जाता है, तीनों शीर्षों से होकर जाता, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि यदि संतुलन की अवस्था में बल PQR है ना, बल PQR क्रमशः किसका OA, OB और OC के अनुदिश लगे हुए हैं तो क्या होगा। अब देखो बल PQR OA, इसे मान लो O है ना। यहाँ पे परिकेंद्र हमें दिया गया, सर्कम सेंटर भी दिया गया है। देखिएगा क्या कह रहा है, OA पे लगा है P, OA पे लगा है P और OB पे लगा है Q, OC पे लगा है R। अच्छा, अब आपको बता दें जब सर्कम सेंटर दिया होगा तो ये जो वाला जो हमारा एंगल होता है ये होता है ऊपर वाले एंगल का डबल हो जाएगा 2A। ये वाला एंगल क्या होगा, ये हमारा एंगल 2B होता है और ये वाला एंगल क्या होता है 2C होता है। अब देखिए यहाँ पे तीनों क्या कह रहा है, संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में है ना। जब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ पे लगाएंगे लामी का प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, अब लगाएंगे यहाँ पे हम लामी का प्रमेय। लामी के प्रमेय से हमें निकालना क्या है, अनुपात निकालना है किसमें, तीनों बलों में, P अनुपाते Q अनुपाते R। लामी की थ्योरम लगाएंगे, है ना, लामी की प्रमेय से। लामी की प्रमेय क्या है, बल बटे जो दो बल बचे हुए उनके बीच का कोण। तो देखो P के अलावा Q और R के बीच का कोण कितना है, कि ज्या, है ना, कि ज्या यानी कि कोसाइन, सॉरी क्या साइन, तो ये 2A हो जाएगा, बराबर होगा। फिर अगला बल क्या है Q। इसके अलावा दो बल कौन से बचे हैं हमारे पास, P और R। P और R के बीच का कोण, P और R, देखो P और R के बीच का कोण 2B है, 2B की ज्या, है ना, साइन, तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू R। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन 2C, है ना, सेम ये साइन 2C हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए ये, अब इसे हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2A अनुपाते साइन 2B अनुपाते साइन 2C। अब देखिएगा साइन 2A को हम लिख सकते हैं 2 साइन A कॉस A, 2 साइन A कॉस A, है ना, अनुपाते 2 साइन B कॉस B अनुपाते 2 साइन C और कॉस C। अच्छा, अब एक काम करेंगे, हमने साइन रूल पढ़ा है ना। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है हमारे पास साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B, B साइड होती है ना, साइन C बाई C इज इक्वल टू K, है ना। यानी कि हम साइन A की जगह पर रख सकते हैं AK, साइन B की जगह पर रख सकते हैं BK, साइन C की जगह रख सकते हैं CK। चलेगा, रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2A की जगह पे AK, 2AK cos A, 2BK cos B अनुपाते 2CK cos C। अब जो कट रहा है उन्हें काट दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, 2 रेशियो में काट दिया जाता है ना, 2 से भाग दे दो सभी में। अब K से काट दो, K से काट दीजिए, K कट गया।
अब बचा क्या हमारे पास, ए कॉस ए अनुपाते बी कॉस बी अनुपाते सी कॉस सी, कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कॉस ए बी कॉस बी सी कॉस सी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, पहले में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना था, इसमें लामी की प्रमेय लगानी है, लामी की प्रमेय लगाते ही अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें साइन ए को चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पे साइन ए नहीं आ रहा लेकिन जबकि साइड ए आ रही है, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि कहाँ से करेंगे, साइन रूल। ये क्या होता है, साइन रूल होता है, ज्या का नियम होता है ना, ये ज्या का नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मदद से हमने क्या किया, साइन ए की जगह पे ए के रखा, साइन बी की जगह बी के रखा, साइन सी की जगह पे सी के रखा, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया, ये बचा ए कॉस ए अनुपाते बी कॉस बी अनुपाते सी कॉस सी, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि संतुला कह रहा है कि संतुलनावस्था में 3 बल ए बी सी, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज में कह रहा है कि हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, ए बी सी एक बिंदु पे कार्यरत हैं, है ना। देखो एक बिंदु जैसे ही आ जाए, एक बिंदु पे 3 बल कार्यरत हैं, तुरंत लामी जी को याद कर लीजिएगा, है ना। ये लीजिएगा, ये 3 बल हमने लगा दिए, एक बल यहाँ पे लग गया, एक बल है ए और एक बल है हमारे पास बी, है ना, बी, और एक बल है सी, ये 3 बल लगे हुए हैं, 3 फोर्सेस लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो, फिर वो कह रहा है ए और बी के मध्य का जो एंगल है, ए और बी के जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री दिया गया है, और बी और सी के बीच का 150 150 दिया गया है, और सी और ए के बीच का एंगल जो दिया गया वो भी दिया गया है 150। अच्छा, तुरंत हमें क्या करना है, लामी की प्रमेय लगा देनी। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, लामी की प्रमेय आपने पढ़ी थी, क्या था, ए अनुपाते, है ना, ए के अलावा जो 2 बल बच रहे हैं, कौन से, बी और सी, उनके बीच की कोण की ज्या, तो ये साइन लिया हमने 150, है ना, बराबर हो गया बी बटा, है ना, बी के अलावा ए और सी बच रहे हैं, उनके बीच की कितना 150 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये सी बटा कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। चलिएगा, अच्छा इनको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ना, मैंने क्या बताया, इसे आप लिख सकते हो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इन तीनों बलों में अनुपात निकालना है, तो क्रम से याद रखेंगे, है ना, क्रम जरूर याद रखेंगे, जिस क्रम में उसने दिया उसी क्रम में आंसर देना है ना। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो कितना हो जाएगा ये साइन 150, साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 60 अनुपाते फाइन 150, वही हो जाएगा, है ना, साइन 150 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अनुपाते साइन 60, साइन 60 का तो मान हमें पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, चाहे तो इसे आप कर दो 180 - 30 भी कर सकते हो, है ना, जो आपकी इच्छा। 180 - 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 अनुपाते, ये भी हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो 2 सभी में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा, रेशियो में हट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 1:1 अनुपाते √3, 1:1 √3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1:1 √3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, लामी की प्रमेय लगा दी, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक शानदार क्वेश्चन है ये भी, है ना, कह रहा है कि 2 बलों PQR का परिणामी, अब आप मान लो, देखो ये 2 बल हैं हमारे पास, ये 2 बल हैं, तो इन्हें हम क्या करें, समांतर चतुर्भुज में रख लेते हैं ना, ये हमारे पास P है और ये Q है, समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं यानी कि एडसेंट साइड्स में इन्हें रख लेते हैं, रख लिया हमने। अब इसके बाद देखना, यहाँ से ये एक परिणामी बना दो, है ना, परिणामी बना दिया हमने। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, और ये है हमारा परिणामी इनका आर, है ना, ये परिणामी इनका आर है। अच्छा, होता क्या है इस दौरान, क्या होता है, परिणामी का जो स्क्वायर होता है = हो जाता है किसके, P² + Q² प्लस दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा दिया गया है, तो 2PQ cos अल्फा। एक तो ये हो गया, समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या रहा है, जो इनका कह रहा है रिजल्टेंट आर है, तो नॉर्मली हमने रख दिया कि R² = P² + Q² + 2PQ cos अल्फा हो जाएगा। कह रहे यदि इनमें से एक फोर्स कि डायरेक्शन को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, है ना, डायरेक्शन क्या कर दी जाए, अगेंस्ट कर दी जाए। ठीक है, डायरेक्शन अगेंस्ट की जा रही, तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट क्या हो रहा है, R' हो रहा, परिणामी क्या हो रहा है, R'। अच्छा, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है एक का चेंज कर दें, किसका कर दें, Q का कर दें, चलो Q का कर देते हैं, है ना। Q की जगह पर डायरेक्शन चेंज करोगे तो Q की जगह पर क्या रखा जाएगा, -Q, डायरेक्शन चेंज तो माइनस आ जाएगा बस।
है ना। तो इस दौरान देखो रिजल्टेंट का क्या हो रहा है, तो रिजल्टेंट जो हो रहा है हमारे पास वो आर डैश हो जाता है, तो आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, फिर नया वाला ये बल जो आया हमारे पास माइनस का क्यू हो गया ना फोर्स, तो कितना हो जाएगा, ये वही माइनस क्यू का स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्यू जो है माइनस का है इसलिए क्या हो जाएगा 2pq cos अल्फा इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमसे प्रश्न में हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसा करवा रहा है कि दो में एक जगह cos अल्फा आ रहा है, तो ऐसा तो देखो कहीं होने को मिला नहीं कि आर डैश बराबर ये आ गया हो, क्योंकि आया होता तो डायरेक्ट आ गया होता है ना प्लस में, या आर डैश का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे चेंज कर दिया है, ऊपर वाला तो है, ऊपर वाला तो दिया गया है, ये होगा, पहला ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें, है ना, नहीं पहला ऑप्शन कहाँ करेक्ट है, यहाँ पे प्लस का दे रखा है ना, पहला भी करेक्ट नहीं है, आर डैश स्क्वायर दोनों करेक्ट नहीं ना, पहला ना दूसरा, संभावना है कि सी और डी में से कोई होगा। तो एक काम करें, हम चाहते हैं देखो यहाँ पे cos अल्फा वाला टर्म नहीं है, मतलब कि वो कब नहीं होगा, जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें, है ना, एडिंग इक्वेशन 1+2, एडिंग इक्वेशन 1+2 जोड़ दीजिए, LHS से जुड़ेगा, RHS से जुड़ेगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, जोड़ेंगे तब तो ये दोनों कट जाएंगे, अब बचेगा क्या हमारे पास 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 2 ले लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे हमारे पास, सी ऑप्शन तीसरे में करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखेंगे, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण 3 बलों PQR द्वारा कार्यरत है, यह संतुलन में नहीं होगा यदि, अब देखो संतुलन में होने के लिए एक ट्राइंगल बनना चाहिए, सबको पता है ना, अगर 3 बल संतुलन में हैं तो उन्हें त्रिभुज की भुजाओं में रखा जा सकता है, त्रिभुज की भुजाओं के समांतर उन्हें रखा जा सकता है। अगर 3 बल किसमें हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज में, 3 फोर्स इक्विलिब्रियम स्टेज में हैं, तो उन्हें हम ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल रख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी ट्राइंगल की साइड हैं, कौन सी नहीं हो सकती। तो हमें एक बात पता है कि हमेशा ट्राइंगल की 2 साइड कोई भी हो उनका सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अगर जहाँ पे सेटिस्फाइड करेगी कंडीशन वो तो रखे जा सकते हैं त्रिभुज की साइड्स के रूप में, और जहाँ पे नहीं करेगी वहाँ पे नहीं रखा जा सकता। तो देखिए यहाँ पे 1+3 बड़ा होना चाहिए 4 से अगली वाली साइड से, लेकिन ये देखो क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ये संतुलन में नहीं होगा, ये असंतुलित है। बाकी सब चेक कर लो, देखो 5 और 3 8 बड़ा होगा 7 से, या देखो यहाँ पे 7 5 12 बड़ा होगा 3 से, या 7 3 10 10 बड़ा होगा 5 से, और सब का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 भुजाओं का योग, 2 साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर देन होगा क्या, किससे, थर्ड साइड जो बची हुई हमारी साइड होगी, है ना। तो हमेशा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, देखो हम दोनों भुजाओं को ऐड कर रहे हैं ना, a+3 कितना आया, 4 आया, और जो 4 है वो क्या है, छोटा है 5 से, जबकि क्या होना चाहिए, साइड ये कहता है कि 2 भुजाओं का जो सम होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, थर्ड साइड से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये बल संतुलन में नहीं होंगे, है ना। चलिएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे प्रश्न में। पांचवा देखिएगा, कह रहा है किसी कण पर, है ना, कोई कण है पर, कह रहा है कि 3 बल लगे हुए हैं, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, और ये संतुलनात्मक अवस्था में है ना, ठीक है, संतुलनावस्था में है। बलों 5n तथा 3n के मध्य कोण, है ना, बड़ी खतरनाक हिंदी है, देखिएगा 5n और 3n के मध्य में क्या कोण होगा ये बताना है हमें। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, सबसे पहला काम, पहले सभी बलों को संतुलन अवस्था में है ना, किस अवस्था में है, संतुलन में है, इक्विलिब्रियम स्टेज में है। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेज में हैं तो ये लामी की प्रमेय को फॉलो कर सकते हैं, है ना, ऐसे इन्हें रखा जा सकता है, रख लीजिए भाई, इन्हें हमने रख लिया, ये रख लिया, है ना। अगर तो संतुलन में है तो इन्हें ट्राइंगल के रूप में रखा जा सकता है, ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल रखा जा सकता है ना। चलो ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं 5 न्यूटन का बल हो गया, और ये हो गया 3 न्यूटन का बल, और ये हो गया भाई 7 न्यूटन का बल। अच्छा, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 5n और 3n, यानी कि इन दोनों के बीच का कोण हमें बताना है, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा ये हमें बताना है। तो
तो मान लेते हैं इन दोनों के कोण को बीच का कोण कितना है, थीटा है। अच्छा अब देखो ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज में है, इसलिए इन्हें एक ट्राइंगल के साइड्स के रूप में रखा जा सकता है। तो ट्राइंगल रख लेते हैं यहाँ पे, एक ट्राइंगल के साइड्स में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक काम, कौन कौन से साइड्स हमारे पास हैं, एक ये 5n हो गया, चलो ये 5n वाला बल हो गया है ना। मान लो कि ये कौन सा हो गया हमारे पास, 5n वाला बल हमने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद हमें क्या बनाना है, 3n और 5n के बीच में ये वाला एंगल हमें दिया गया है थीटा, ये थीटा एंगल हमने बना दिया, यहाँ पे थीटा दिया गया है देखो 3n और 5n। अच्छा तो इधर वाला कितना हो जाएगा, देखो ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा है ना, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा ये 5n हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा 3n हो गया, और इसकी जो बची हुई साइड है वहाँ पे रख दो 7n को, ये हमारा 7n हो गया। ठीक है, अब कुल मिला के हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, हमने मान लिया, उसने कहा कि 5n और 3n के बीच का कोण निकालो, तो हमने इसमें मान लिया कि 5n और 3n के बीच का कोण कितना होगा, थीटा, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। और जब ट्राइंगल में रखते हैं तो 180 से घटा के रखते हैं अंदर वाला कोण, तभी इंटीरियर एंगल निकल के आता है इसका, है ना। तो देखो 180 माइनस थीटा, अरे ये थीटा है तो ये तो 180 माइनस थीटा ही होगा, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म कोण है। अच्छा अब आप इसमें लगा दीजिए, देखो ये पूरी 5n है ना, इसकी जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है वो 5n है, ये 5n ही दी गई है पूरी साइड। अच्छा अब यहाँ पे लगा दो आप कॉस रूल जानते हैं ना, कोसाइन रूल, तो क्या होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा। अरे ये पढ़ा है ना आपने कॉस का रूल, कॉस रूल ये पढ़ा है ना, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान 2bc, ये पढ़ा है ना, हमें सभी साइड्स पता हैं, आराम से लगा सकते हैं। जो यहाँ एंगल लेते हैं उसकी साइड माइनस में जाती है ना। चलो रख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू, कितना आ जाएगा, इसके सामने वाली साइड माइनस में जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये दोनों साइड चुपचाप आ जाती हैं, 3 इंटू 5। अच्छा कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 25, 25 9 कितने हो जाएंगे 34 है ना, 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34, नहीं 25 और 9 25 34, माइनस के आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 6 पंचे 30 आ जाएगा, इक्वल टू हम करते हैं इसे, कितना हो गया भाई, ये हो गया 34 माइनस का कितना हो जाएगा 49 है ना, 5n और 4n कितना दिया गया 7n 5n, ठीक है यही दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ पे 34 माइनस 49 हो जाएगा, घटा लीजिए बटा 30, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का 15 बचेगा है ना, 34 15 घटा लो, माइनस का आ जाएगा 30 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 माइनस का 1/2। अब और आगे आ जाओ, देखेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ हटा दीजिए, कॉस थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, किस में होता है 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है 1/2 है ना, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पांचवें में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे छठा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का ही है ना, उसमें कुछ नया नहीं है, देखिएगा इसे भी सेम लगभग इसी तरह से करेंगे। कह रहा है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, कौन से बल हैं, एक 8 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड के फोर्स जो हैं वो संतुलन अवस्था में हैं। तब दो छोटे बलों के मध्य है ना, दो छोटे बलों के मध्य, पहले हम लगा लेते हैं इनको सबको, ठीक है ये बल रख लेते हैं यहाँ पे, संतुलन अवस्था में है तो वो आराम से इसी तरह से रखे जा सकते हैं और एक ट्रायंगल की साइड से डिनोट किया जा सकता है इन्हें। तो देखो यहाँ पे ये 5n हो गया, 5 न्यूटन है, और ये है हमारा 4 न्यूटन, और ये है हमारा 8 न्यूटन। अच्छा दो छोटे बल, देखो इन दोनों में छोटे बल कौन है, 4 और 5, यही तो है स्मॉलेस्ट फोर्सेस, इनके बीच के एंगल हम मान लेते हैं थीटा, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। ट्राइंगल में रखेंगे वही कंडीशन होगी, हमने रख लिया ट्राइंगल में। अब देखो यहाँ पे ये वाला एक को दिखा दो, यहाँ पे 4n दिखा दो, इसे तो अब दिखाना तो सीख गए ना, 4n दिखा दिया, और इसके बीच में ये वाला एंगल हमारा थीटा चाहिए, ये हमने थीटा रख दिया, ये 4n है, इसे हम 5n रख लेते हैं, ये वाली साइड से 5n को दिखा दो और इस वाली साइड से 8n को दिखा दो, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, कितना आ जाएगा ये पाई और माइनस का थीटा। अब क्या करना है हमें, देखो भाई इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल दिए होते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसमें बल लगाएंगे तो ये थीटा हो गया, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस
थीटा। मैंने क्या बताया अभी, सेम आपको बताया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई कर देना है। कॉस पाई माइनस का थीटा इज इक्वल टू, वो साइड एंगल के सामने वाली साइड माइनस में चली जाती है ना, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 4 है ना, कितना आ जाएगा ये कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस 16 माइनस का 64 बटा 2 इंटू कर दो 40 आ जाएगा ये है ना, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और ये कितना हो गया 16 25 माइनस का कितना है 64, घटा लीजिएगा इसे, ये कितना आ जाएगा 6 5 11 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएगा यानी कि 44 हो जाएगा, सॉरी 11 1 और 4 41 हो जाएंगे। 41 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर बचेगा 2 उधर बचेगा 3 माइनस का 23 आ जाएगा है ना, बट्टा में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस के कॉस थीटा के बराबर आ गया, कितना 23 बटा में 40 माइनस में दोनों तरफ से हटा दीजिएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 23 बटा 40, कॉस इनवर्स 23 बटा 40। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 में ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7, कह रहा है कि दो बल दिए गए हमें, 2 फोर्सेस दिए गए हैं P व Q, इनका रिजल्टेंट जो है R। अच्छा दिए गए हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, ले लेते हैं पहले है ना। इनका रिजल्टेंट जो दिया गया है हमें वो परिणामी इनका दिया गया R दिया गया है, कितना हो जाएगा भाई R स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कितना हो गया P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर प्लस इनके बीच का अगर एंगल हो अल्फा तो ये हो जाएगा 2PQ कॉस अल्फा इक्वेशन फर्स्ट। आगे कह रहा है यदि Q की दिशा समान रखते हुए P की दिशा को पलट दिया जाए, मतलब कि Q में कोई चेंज नहीं करना है लेकिन P की जगह पे क्या रख देना है माइनस का P रख दिया जाए, तो इनका जो कह रहा है कि इनकी जो डायरेक्शन है उसको पलट दिया जाए, तो कह रहा है कि परिणामी अपरिवर्तित रहता है, यानी कि रिजल्टेंट में चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता रिजल्टेंट में, मतलब R वही रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास जब रिजल्टेंट वही रहता है तो R स्क्वायर हो जाएगा है ना, ये R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर माइनस का 2PQ कोश अल्फ़ा। अब एक काम करो, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास दूसरी, ये आ गई इक्वेशन दूसरी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, हम जोड़ भी सकते थे लेकिन हमें अल्फ़ा वाला पोर्शन अगर हम जोड़ देंगे तो हट जाएगा, बचेगा ही नहीं, इसे बचाना है। इसकी सलामती के लिए हमें क्या करना है, घटा देना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि R स्क्वायर कट जाएगा, P स्क्वायर कट जाएगा, Q स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा इधर बराबर में 0 और इधर बचेगा 2PQ कॉस अल्फ़ा ऊपर वाले में, 2PQ कॉस अल्फ़ा नीचे वाले में, यानी कि 4PQ कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर 0 है ना, 4PQ को आप 0 में भेज दीजिए, कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा किसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, अल्फ़ा बराबर आ जाएगा एंगल कंपेयर करेंगे 90 डिग्री, कितना आ जाएगा दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि सातवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 8वां देखेंगे, 8वां कह रहा है कि P तथा 2P है ना, कह रहा है कि P तथा 2P रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के दो फोर्स का रिजल्टेंट P पर परपेंडिकुलर है तो दोनों बलों के मध्य का कोण, मतलब वो कह रहा है, अब देखो यहाँ पे हम पहले रख लेते हैं समांतर चतुर्भुज में, ये समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से हम दोनों बलों को रख लेते हैं ना। देखो फिगर बनाना सीख लीजिए, फिगर बनाना सीख लिए तो क्वेश्चन आधा आसान हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास बल है P है और दूसरा फोर्स क्या है 2P। अच्छा इन दोनों के बीच का जो इनका मैग्नीट्यूड जो है ना, इनका जो रिजल्टेंट है वो कह रहा परपेंडिकुलर है। देखो रिजल्टेंट क्या कर रहा है, P की डायरेक्शन से थीटा एंगल हम मान के चलते थे, अरे P की डायरेक्शन से हम क्या करते थे थीटा एंगल मान के चलते थे कि नहीं, ये थीटा, तो वो कह रहा है कि जो P की डायरेक्शन से वो कह रहा है P पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो कह रहा है कितना है 90 डिग्री का एंगल है इसका जो रिजल्टेंट बना रहा है। अच्छा एक बात और पहले से आपको पता है कि इन दोनों के बीच के एंगल हम जो फॉर्मूले में लेके चलते हैं वो कितना लेके चलते हैं, ये वाला एंगल, दोनों बलों के बीच के एंगल अल्फा लेके चलते हैं है ना। तो क्या होता था, अगर हमें P की दिशा से इसका परिणाम P की दिशा से निकालना होता है इसका एंगल है ना,
परिणामी का एंगल, तो क्या होता था tan थीटा बराबर फार्मूला क्या लगता था, जिसकी दिशा से लेते थे उसको छोड़ देते थे, जिसकी दिशा से लेते थे उसको छोड़ देते थे, और ऊपर क्या होता था, ऊपर वाला बल, जिसकी दिशा के अलावा जो बल हमारे पास 2p लगा है वो, और साइन अल्फा ये आता था, प्लस जिसकी दिशा से निकालना होता था p प्लस यहाँ पे आ जाता था हमारे पास 2p cos अल्फा, है ना, ये फार्मूला बनता था। अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अल्फा बराबर 90 अंश, तो देखो थीटा बराबर 90 अंश, परिणामी ये रिजल्टेंट है, कह रहा है रिजल्टेंट जो है वो π/2 90 अंश बना रहा है, तो ये हो जाएगा tan 90 अंश इज इक्वल टू 2p साइन अल्फा डिवाइडेड बाई p प्लस 2p cos अल्फा। अब देखो tan 90 का इनफाइनाइट का मतलब 1/0, और ये कितना हो जाएगा 2p साइन अल्फा डिवाइडेड बाई p प्लस 2p cos अल्फा। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा p प्लस 2p cos अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग कर भी चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, और बाकी तो 0 हो जाएगा, 2p cos अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा p माइनस का p बटे 2p, है ना, डिवाइड हो जाएगा, p से p काट दो, कितना आ गया माइनस का 1/2, और cos अल्फा में माइनस का मान किस में होता है, माइनस का 1/2 किस में होता है, cos का मान होता है 120 का, है ना, cos 120, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 120, यानी कि π/180, पाई में कन्वर्ट करवा रहा है ना, काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कितना आ गया 2π/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 8वें में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 फोर्स दिए गए हमें PQR त्रिभुज ABC की भुजाओं के अनुदिश क्रम से कार्यरत हैं, इनका परिणामी केंद्रक से होकर गुजरता है, इनका परिणामी कहाँ से होकर जा रहा है, सेंट्राइड से होकर जा रहा है, तब कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे तो ये प्रश्न आपको इस टाइप का जो प्रश्न है वो याद होना चाहिए, है ना, कौन सा होगा, है ना, जैसे सेंटर वाला होता है तो एकदम क्या होना चाहिए हमारे पास, हमें एकदम कंफर्म होना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना, P साइन A प्लस Q कॉस साइन B प्लस C इज इक्वल टू 0, है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए P प्लस B, या तो ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए। देखो यहाँ पे अगर इसे चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे साइन A की जगह पे साइन भी रख सकते हैं, एक ही जगह पे क्या रख सकते हैं साइन A साइन B साइन C, है ना, साइन रूल से, है ना, यानी कि B वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा चेंज होके भी आ सकता है ऑप्शन, चलेगा, समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये हमारे पास ट्राइंगल है ना, थोड़ा सा ट्राइंगल बड़ा बनाते हैं, ये ट्राइंगल है, इसका ट्राइंगल का नाम देते हैं ABC, है ना, दिया गया है ABC। कह रहा है 3 बल PQR की भुजाओं के अनुदिश क्रम से लगे हुए हैं ना, क्रम से लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, लगा देना है, इनको सभी को क्रम से लगा देना है। अच्छा हम यहाँ पे लगा रहे हैं P, क्रम से लगा दो बस, यहाँ पे P लगा दो, यहाँ पे Q लगा दो, यहाँ पे R लगा दो। सेंट्राइड की बात हो रही है तो सेंट्राइड मान लेते हैं हमारा यहाँ पे होगा, है ना, सेंट्राइड सभी जानते हैं क्या होता है, सेंट्राइड क्या होता है, केंद्रक होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है ना। तो हम मान के चल रहे हैं ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास सेंट्राइड है, यहाँ पे G है ना, फिगर सही से नहीं बना, 1 मिनट ना, यहाँ पे G है, यहाँ पे G है। अच्छा अब एक काम हमें और ज़रूरत है, यहाँ पे बल हमने लगा ही लिए हैं, है ना, PQR सब लगा लिया। अब देखो यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2 डेल्टा अपान 3a, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगी 2 डेल्टा अपान 3b, ये वाली डिस्टेंस होती है 2 डेल्टा अपान 3c, ये वाली G तक की, है ना, RG और QG और PG, है ना, ये डिस्टेंसेस हमें दी गई हैं, दे दिया हमने। फिर क्या कह रहा है, G के परितः परिणामी का बल आघूर्ण, है ना, G के केंद्रक के परितः, G मतलब केंद्र, G के परितः परिणामी का बल आघूर्ण,
जो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, दिए हुए बल का जी के परितः आघूर्ण, दिए हुए बल का, वो बल का परितः आघूर्ण निकालो। देखो परिणामी का जो होगा आघूर्ण वो क्या होगा, 0 होता है। परिणामी का आघूर्ण क्या होगा, बीजगणितीय योग इनका क्या होता है, 0 होता है। तो अब पहला फोर्स ले लो और उनके जी से क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितनी है, वो 2 डेल्टा अपान 3a प्लस अगला फोर्स लीजिए Q, क्रिया रेखा के बीच की दूरी 2 डेल्टा बट्टे 3b है ना, और ये क्या है अगली वाली R है, R ये यहाँ पे प्लस है और ये हो जाएगा R, इनके बीच की दूरी कितनी है 2 डेल्टा अपान 3c। इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 2 डेल्टा अपान 3 पूरे से कॉमन ले लीजिए और इधर डिवाइड में कर दीजिए। ये हमने क्या किया, डिवाइड में मार दिया क्या, 2 डेल्टा अपान 3। बचा क्या हमारे पास, इधर बचा P अपान ए प्लस Q अपान B प्लस और अपान C है ना, R अपान C। चलिएगा, यानी कि अब ये 0 आ जाएगा इधर, बराबर में कितना हो जाएगा, P बाई ए प्लस Q बाई B प्लस R बाई C इज इक्वल टू 0 है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन याद करने वाला है, आपको याद रहना चाहिए ना एग्जाम में। ठीक है, वैसे कर भी लेंगे, कोई टाइम नहीं लगना बहुत ज़्यादा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA के अनुदिश लगे 3 बल, R का परिणामी परिकेंद्र से होकर जाता है। अच्छा, परिकेंद्र से होकर जाता है, तो अभी ये क्वेश्चन लास्ट में भी है ना। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, P cos A प्लस Q cos B प्लस और का C। लास्ट में भी ये क्वेश्चन, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, B सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे 11वां। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, कह रहा है कि 2 समतलीय बलयुग्म है ना, हमारे पास यहाँ पे 2 बलयुग्म दिए गए हैं और कह रहा है कि जिनके आघूर्ण समान हैं। अगर आघूर्ण समान है उनके और कैसे हैं, समतलीय बलयुग्म है, तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। क्या होंगे, समतुल्य होंगे है ना। ये पॉइंट याद रखेंगे, क्या होंगे, ये समतुल्य होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। ये मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अगर 2 फोर्स क्या है, 2 समतलीय बलयुग्म हैं और उनके आघूर्ण समान दिए गए हैं तो क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे, यानी कि समतुल्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, वो कह रहा है कि 3 बल PQR त्रिभुज ABC की भुजाओं के क्रम में ली गई भुजाएं BC CA के अनुदिश लगे हुए हैं है ना। वही सेम काम करना है यहाँ भी। देखिए ये दिए गए हैं। अच्छा, इनका जो रिजल्टेंट ABC के अंतः केंद्र इन सेंटर से होकर जाता है ना, इन सेंटर से होकर जाता है, ये इन सेंटर होता है ना, ऐसे होता है। चलो यहाँ पे काम करते हैं, क्रिया रेखा के बीच की दूरी R हो गई, यहाँ पे क्रिया रेखा के बीच एक दूरी R हो गई और यहाँ भी क्रिया रेखा के बीच की दूरी R हो गई, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो रेडियस पे, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। सभी 90-90 पे बन गए। अच्छा, हमें क्या करना है, अब इन पे बल भी तो लगा दो। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। हम त्रिज्या लिए हैं इसकी R है ना, जो इन सेंटर दिया यानी इनर सर्किल दिया गया है उसकी रेडियस R है ना। अब BC में आप क्या कह रहा है, वो BC में लगा दो P को, और इसके बाद BC के बाद CA कह रहा है, CA में लगा दो Q को, और यहाँ लगा दो R को। तो होता क्या है, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी क्या होगा, सभी बलों के आघूर्णों का जो योग होगा वो क्या होगा, वो भी बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो ले लेते हैं इनका P इंटू है ना, नाम देना चाहें तो इसका नाम दे दीजिए ID दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम E दे दीजिए, और इस पॉइंट का नाम F दे दीजिए है ना। P इंटू इनके क्रिया रेखा के बीच की दूरी, और इसे नाम दे दो ID प्लस Q की IE है ना, IE ना भुजा है, नाम है उसका, प्लस और ये R है, R गुणे कितना हो जाएगा, IF। इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा ना। अलजेब्रिक सम इनका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देखते हैं कितना हो गया भाई, P गुणे ID कितनी है, R दी गई है, प्लस Q गुणे ये भी R है, प्लस R गुणे ये भी स्मॉल r है, इक्वल टू 0। R ले लो कॉमन, तो कितना बचेगा हमारे पास, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। कितना हो गया, P प्लस R को कर दो उधर 0 के डिवाइड में कर दो, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 में ऑप्शन सही हो जाएगा A, ऑप्शन A हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि क्रम से ली गई त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश कार्यरत बल एक बलयुग्म के समतुल्य हैं तब बल होंगे। कैसे बल होंगे? ये समान होंगे, त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होंगे, या अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा कि बल युग्म के समतुल्य हैं, त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश कार्यरत बल एक बल युग्म के समतुल्य हैं, तब बल क्या होंगे? तो इस कंडीशन में हमारे पास जो बल होंगे वो क्या होंगे? त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होंगे। ये भी क्या है? एक मूलभूत सिद्धांत ही है ना, फंडामेंटल थ्योरी है इसकी, याद रखेंगे इसे। क्या कह रहा है कि अगर यदि क्रम से ली गई त्रिभुज के भुजाओं के अनुदिश कार्यरत बल एक बलयुग्म के समतुल्य है तब बल होंगे। तो बल क्या होंगे इस कंडीशन में? त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होंगे। जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे? त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा तीन समान समदिश समांतर बल जो त्रिभुज के शीर्षों पर कार्यरत हैं का परिणामी, इसका परिणामी कहां पे होगा? अब देखो तीन कैसे बल हैं? समान है, समदिश हैं और समांतर हैं, है ना। समान, समदिश, समांतर बल जो त्रिभुज के शीर्षों पर कार्यरत हैं, इस कंडीशन में जो इनका परिणामी होगा वो कहां पे होगा? सेंट्रॉइड पे होगा। कहां पे होगा? केंद्रक पे होगा। जब भी हमारे पास क्या होंगे? तीन समान, समदिश और समांतर बल लगे होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पे होगा? केंद्रक पे होगा। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये क्वेश्चन तो 2021 के पेपर में भी आया था, है ना। हमारे पास कह रहा है कि एक रिजिड बॉडी है ना, पर तीन बल कार्यरत हैं और बल क्या है? हमारे साम्यावस्था में है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज में है, तो वे बल होंगे, है ना। अब देखो साम्यावस्था में है भाई, वो साम्यावस्था में है तो वो बल क्या होंगे? हो सकता है कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, है ना, तीन बल कार्यरत हैं, हो सकता है ये तीनों बल जो हो ना संगामी हो, एक ही पॉइंट से होके चले गए हों, या फिर क्या हो सकता है एक बिंदुगामी हो, तब भी कोई फर्क नहीं डालेंगे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो भी हमारे पास ये रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी है, क्या होगा कि जो बल लगे होंगे वो क्या हो? परस्पर पैरेलल लगे हों। क्या हो? पैरेलल लगे हों, तब भी कोई फर्क नहीं डालेंगे, है ना। तो क्या हो सकते हैं? बल समांतर भी हो सकते हैं, बिंदुगामी भी हो सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पैरेलल। दूसरा क्या कहा गया हमसे कि एक बिंदुगामी है, एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, या एक बिंदुगामी या समांतर। हाँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो चौथे के पास जाएंगे, सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। 2021 के टीजीटी के पेपर में आया था यह प्रश्न, है ना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कह रहा है कि यदि दो समदिश समांतर बलों P/Q न्यूटन और Q/P न्यूटन, कह रहा देखो जब भी कहेगा वो समदिश समांतर बल हैं तो इनका जो परिणामी होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, है ना। क्या कह रहा है? दो समदिश समांतर बल, कौन? एक तो हो गया P/Q, दूसरा कौन सा है? Q/P। तो इनका दोनों का सम क्या होगा? 2 न्यूटन है। इन दोनों का जो परिणामी है, रिजल्टेंट क्या होगा? इनके सम के बराबर हो जाएगा। हो गया, एलसीएम लीजिए, P² प्लस Q² इजक्वल टू हो जाएगा 2PQ। कितना हो गया? P² प्लस का Q² माइनस का 2PQ इजक्वल टू 0। ये हो जाएगा P माइनस Q का होल स्क्वायर इजक्वल टू 0। दोनों तरफ ले लो वर्गमूल, तो आ जाएगा P माइनस Q बराबर 0 और आ जाएगा P बराबर Q। P बराबर Q। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16 में ऑप्शन सही हो जाएगा A। 16 में ऑप्शन सही हो जाएगा A, ठीक है। इसके बाद 17 देखेंगे। कह रहा है दो समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा समान नहीं है। दो समांतर बल हैं लेकिन उनकी क्रिया रेखा क्या है? इक्वल नहीं है, समान नहीं है। एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं यदि वे हैं, है ना, वे हैं, क्या हैं? समदिश और असमदिश, समदिश तथा समान, असमान तथा असमदिश। पहला लेक्चर देखिएगा अगर आपको इनके बारे में, थ्योरी के बारे में अंदाजा ना हो तो। समान और असमदिश, दो समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा समान नहीं है, क्रिया रेखा समान नहीं है तो एक बल, क्रिया रेखा समान नहीं है, बाकी बल क्या होंगे हमारे? समान होंगे, और वो क्या होंगे? असमदिश होंगे, है ना। क्या होंगे? असमदिश होंगे। दो समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा समान नहीं है एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे यदि वो क्या हो? समान तथा असमदिश हों। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा मुझे लग रहा है आएगा नहीं दिखने में, चलो एक मिनट काम करते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 में जगह नहीं है हमारे पास, एक मिनट। अब देखिएगा हम थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे। देखो कह रहा है कि 3 बल दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया हुआ था, यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। कह रहा है 3 बल P, 2P, 3P किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC की साइड से AB, BC, CA के अनुदिश लगे हुए परिणामी बल का परिमाण है ना। चलिए हम इसे थोड़ी सी जगह ऊपर करते हैं। अब देखिएगा क्या है, अब इसे लगाएंगे तो पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा था कि 2 बल हैं हमारे, 3 बल हैं हमारे पास, एक P है, एक 2P है और क्या है, 3P है। लगा लीजिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में लगे हुए हैं, है ना भाई। संतुलन में है तो समबाहु त्रिभुज को तो दिखाएंगे ही, लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया P और यहाँ पे लगा दिया हमने 2P को और यहाँ पे लगा दिया 3P को। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है तो एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाएंगे, 60 अंश का कोण बनाएंगे, 60 अंश का कोण बनाएंगे। ये भी यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएंगे। अच्छा, इसका एक्सटर्नल कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक 120 का हो जाएगा, है ना। बाह्य कोण कितना हो जाएगा, वही लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, 120। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें लामी की प्रमेय लगाना चाहें तो बेहिचक और बेझिझक, है ना, हमें निकालना इनका रिजल्टेंट। तो देखो रख सकते हैं इस टाइप से, P और यहाँ पे क्या है 2P है और यहाँ पे क्या है 3P है। इनके बीच कितना बन रहा है 120, इनके बीच में कितना बन रहा है 120, इनके बीच में कितना एंगल है 120। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, परिणामी के लिए 2 चीज़ें चाहिए। रिजल्टेंट अगर निकालना है यहाँ पे तो हमें चाहिए R, ये चाहिए हमें यहाँ पे fx का स्क्वायर प्लस यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों घटक चाहिए हमें, दोनों कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट भी चाहिए हमें और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चाहिए, चलेगा। हम यहाँ पे पहले निकाल रहे हैं fx। fx कैसे निकल के आएगा, वो आएगा, पहला बल क्या है हमारा P और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 0 cos 0 प्लस अगला बल क्या है 2P। 2P कितना, 2P जो पहले वाले बल के साथ कितना एंगल बना रहा है 120। कितना बना रहा है भाई, P के साथ कितने का एंगल बना रहा है 120 प्लस ये हो जाएगा 3P है आगे, कितना है 3P और ये भी बना रहा है 240 का बना रहा है। ये यहाँ से लिया जाएगा, P से कितना का एंगल बना रहा है 240, है ना। अच्छा, इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा P और ये आ जाएगा प्लस का 2P और ये हो जाएगी माइनस का 1/2, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2 और ये भी 3P हो जाएगा माइनस का 1/2। कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, P और माइनस P दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 3P/2, यह fx आ गया। इसके बाद fy निकाल दो, fy क्या होगा, बस वहाँ 0 साइन लगा दो, जहाँ जहाँ cos है वहाँ साइन लगा दो, साइन 0 प्लस 2P साइन 120 प्लस 3P साइन 240 अंश। ये तो 0 ही हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 2P, अब देखो साइन 120 दिया गया है, साइन 120 का मान कितना हो जाएगा √3/2, माइनस में आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा माइनस का √3/2, 3P और ये √3/2। साइन 240 का माइनस का √3/2 होता है मान। अब देखो यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा, माइनस का √3P/2। दोनों आ चुके हैं, fx भी मिल चुका है हमें, fy भी मिल चुका है। यहाँ पे रख दीजिए चुपचाप, रिजल्टेंट निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का 3P/2 है, स्क्वायर करोगे 9P² आएगा प्लस fy², इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3P²/4। ये कितना आ गया भाई 9 3 12, 12P²/4। काट दीजिएगा इसे, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा P√3। कितना आ जाएगा P√3, है ना। कितना आएगा इनका भाई रिजल्टेंट, कितना आएगा P√3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाथ से लिखा हुआ था इसलिए दिक्कत आ रही थी इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है। देखो टीजीटी 2010 में भी आया है और ये प्रश्न 16 में भी टपका है ना। ये प्रश्न 16 में भी टपका है। कह रहा है कि 2 बलों PQ का जो रिजल्टेंट है वो R है। यदि Q को डबल कर दिया जाए तो R भी डबल हो जाता है और Q की अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तब भी R डबल हो जाता है। तो कह रहा है इनका रेशियो क्या होगा, यानी P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा, है ना। इस प्रश्न को मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ।
कैसे लगता है ये भी बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन बड़ा है लेकिन आंसर याद रखेंगे। P अनुपात Q अनुपात R होता है √2 अनुपात √3 अनुपात √2, है ना। 2 3 2 बस रूट लगा देना, ये याद रखना है इसे हमें, अगर ये प्रश्न आता है तो, है ना। परिणामी R है, फिर एक बार क्या करता है Q को दुगना करता है तो R दुगना हो जाता है, अगली बार क्या करता है Q की दिशा को पलट देता है तब भी R दोगुना हो जाता है। प्रश्न ये हमें याद होना चाहिए, है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा हमें करना क्या है, पहली वाली कंडीशन पे आएंगे, नॉर्मल वाली कंडीशन पे आएंगे। P और Q का जो रिजल्टेंट R दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P² प्लस का Q² प्लस का 2PQ cos अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा भाई, वो रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। R² इक्वल टू कितना हो जाएगा, P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फ़ा। इसे हम बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब उसके बाद क्या करा, यदि Q को 2 गुना कर दिया जाए, अब देखो ये Q की जगह पे हमें क्या रखना है, 2Q रखना है, R भी 2 गुना हो जाता है। R 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R² बराबर में ये P² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4Q² हो जाएगा प्लस ये भी अब क्या हो जाएगा भाई Q की जगह पे 2Q हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 4PQ cos अल्फ़ा। इक्वेशन बना दो इसे दूसरी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या कह रहा है, कह रहा है यदि Q की डायरेक्शन पलट दी जाए तो R डबल हो जाता, तब भी R डबल हो रहा है। R डबल हो रहा तो ये कितना हो जाएगा भाई 4R² इक्वल टू डायरेक्शन चेंज करेंगे तो Q की जगह पे माइनस का Q रखेंगे तो P² प्लस कितना हो जाएगा, ये Q² ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का Q रखा जा रहा है ना, cos अल्फ़ा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे सबसे पहला काम, अब हमें यहाँ पे PQR ही निकालना है, हमें cos अल्फ़ा वाले सब गायब करना है। एक काम करें, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 जोड़ दें, देखो यहाँ पे कुछ जोड़ा जा सकता है। इक्वेशन 1 प्लस 3 1 और 3 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 5R², है ना। देखो ये R है, ये R है, 5R² हो जाएगा, 5R² इक्वल टू आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे P² 2P² हो जाएंगे, 2P² प्लस 2Q² प्लस 2Q²। ठीक है, अगर हम इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो रख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 2P² प्लस 2Q² माइनस का 5R² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे चाहें तो कुछ नाम दे दीजिए, इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए। उसके बाद हमारा अगला टारगेट है, अगला टारगेट हमारा क्या है देखते हैं। एक और इक्वेशन मिल जाए PQR में, काम निकल जाएगा, है ना, काम निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम समीकरण 2 देखो, इक्वेशन जो 2 है और प्लस कर दें समीकरण 3 में 2 से गुणा करके जोड़ दें, है ना, कर दें भाई। समीकरण 3 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, देखो 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 4 है और इसमें क्या है, अगर 2 से गुणा कर दें, इसमें समीकरण 3 में क्या करें 2 से गुणा कर दें, गुणा कर देंगे, फिर जोड़ेंगे तो cos अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो ये तो कैंसिल हो गया। हम समीकरण 3 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 4 कितने हो जाएंगे 12R²। कितना हो जाएगा ये 12R² बराबर में आ जाएगा हमारे पास 3P² प्लस 6Q²। 6Q², 3 सबसे कॉमन ले लो, 3 सबसे कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा P² प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 2Q² आ जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 4 आएगा, 4R² बचेगा, 4 और माइनस का इधर आ जाएगा 4R², है ना, इज इक्वल टू 0, यानी कि P² प्लस Q² माइनस का 4R² इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन हमारी हो गई 5वीं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें हल करना है ना, काम क्या करना है 4 और 5 को हल करना है। तो देखो हम पहले 4 और 5 को हल करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं यहाँ पे 4 को यहाँ लिख दो, लिखना चाहें तो 4 और 5 को आप यहीं लिख लीजिए। कितना हो जाएगा ये 2P² प्लस 2Q² माइनस का 5R² इक्वल टू 0। इक्वेशन में लिख दी है। कैसे करते हैं इसे, ये P² बटे में माइनस का होता है, वज्र गुणन विधि लगा रहे हैं यहाँ पे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, R² बटे में। अब देखो P² को छोड़ते हैं, P² को दबाते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा माइनस का 10। P वाले को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इसके पास आ जाओ। 5 दूनी 10 माइनस का 10 प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस करते हैं ऑलरेडी यहाँ पे। फिर अब उसे छोड़ो, Q को अंडरग्राउंड मारो,
क्यू को अंडरग्राउंड, इसके वाला देखो P और ये P दिख रहे हैं, इसका 1 है, इसका -5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 हो गया, बीच में माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस में से प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बीच में बराबर होता है, बराबर है। अब आ जाओ, उसे छोड़ो, अब आप R को अंडरग्राउंड कर दो, छिपा दो इसे। अब देखो P इन दोनों में देखो 2 1 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, कितना आया 2, बीच में माइनस है, 2 दूनी 4 हो गया, घटा लीजिए, देखो ये आ जाएगा P² बटे में कितना आया, ये आ जाएगा यहाँ पे -2 बराबर Q² बटे में कितना आया 3, ऊपर माइनस का माइनस ऑलरेडी है तो माइनस नीचे चुपचाप छिपा लो, बराबर R² बटे -2। अच्छा, माइनस माइनस सबसे कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल ले लीजिए तो यह आ जाएगा P बटे √2 बराबर Q बटे √3 बराबर R बटे √2। अब देखो यही तो हमसे पूछ रहा है, प्रश्न मतलब साबित कर चुका है अपने आप को, है ना। क्या आया यहाँ पे P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर कितना आया √2 अनुपाते √3, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वैल्यू रख दी जाती है ना, √2 अनुपाते √3 अनुपाते √2, तो यही वाला हमसे पूछा गया था बाद वाला, तो कितना आया √2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ही शानदार है, देखिएगा, कह रहा है 10 किलोग्राम के भार के 3 बराबर समतली बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, यदि उनकी क्रिया रेखाएं एक ही कोण बनाती हैं तब परिणामी बल क्या होगा, है ना। इस दौरान परिणामी बल क्या होगा ये हमें निकालना है। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे, देखो कितने बल हैं हमारे पास, 3 बल हैं, लगा लेते हैं तीनों बलों को यहाँ पे, 10 10 10 है ना, 10 10 10। समतली बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, उनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, देखिएगा तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, वही इनको रखा जा सकता है, वो वाली कंडीशन पे एकदम रखा जा सकता है, कौन सी, त्रिभुज वाली पे, है ना, समबाहु त्रिभुज में 10 किलोग्राम भार के 3 बल, 3 समदशी बल, ये P हो गया हमारा, और P कितना दिया गया 10 दिया गया, ये बल 10 हो गया, तीनों समान हैं, ये भी 10 और ये भी 10। अच्छा, एक समतली बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, उनकी क्रिया रेखाएं एक ही कोण बनाती हैं, तब परिणामी बल क्या होगा हमें ये निकालना है। अच्छा, इस दौरान आपको पता है कि तीनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना, अगर हम उसमें रखें त्रिभुज वाले कंडीशन में तो 60 60 60 सब में बनेगा, ये बाहरी वाला 120 हो जाएगा, ये वाला भी 120 हो जाएगा और ये वाला भी 120 हो जाएगा, मतलब कि सभी के बीच में 120 एंगल का कोण बनेगा, 120 और 120, है ना। यहाँ पे भी रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है R, और ये रूट होता है क्या fx का स्क्वायर और fy स्क्वायर, है ना, fx का स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो पहले fx निकालो, यहाँ पे 36 घटक का निकाल दो, तो fx कैसे निकल के आएगा, ये कितना आ जाएगा भाई 10 है और cos 0, है ना, प्लस 10 कितना, अब देखो यहाँ पे कितने एंगल का कोण बन रहा है 120 प्लस ये कितना बन रहा है 10 cos 240, है ना, यहीं से लेंगे पहले वाले बल के पास से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 240, ये कितना हो जाएगा भाई 1 होता cos 0 की वैल्यू, तो ये 10 हो गया, और ये 120 होती -1/2, काटेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ भी 240 की वैल्यू भी -1/2 होती, कटेगी तो ये भी 5 बचेगा, यानी कि fx कितना आ गया 10 - 10 यानी कि 0 आ गया। fy देख लीजिए कितना आ रहा है, fy 10 sin 0 हो जाएगी, उसे सोचना ही नहीं होता, चुपचाप रख लेना होता है 10, और ये कितना हो जाएगा भाई sin 120 हो जाएगा, और ये 10 sin 240। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, प्लस ये कितना 10 sin 120 का मान क्या होता है √3/2, तो हो जाएगा 10 गुणे √3/2, और ये प्लस का 10 है, गुणे में ये कितना हो जाएगा माइनस का √3/2, किसका होता है माइनस का √3/2, कैलकुलेट करो तो यह आ जाएगा 10 √3/2 माइनस 10 √3/2, काट दो दोनों को, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 0, fx भी 0 आ गया, fy भी 0 आ गया, दोनों 0 आ चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ये रूट कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, रूट कितना हो जाएगा 0, कितना आया 0, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, है ना, इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा भाई 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 यूपीटीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है ना, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, है ना, यहाँ पे सिर्फ लामी थ्योरम को लगा देना है, अपने आप प्रश्न हल होके आ जाएगा। चलिएगा 3 बल लगे हुए हैं, है ना, 3 बल लगे हुए हैं समतल में हमारे पास,
संतुलन की स्थिति में ऐसा होता है ना, 3 बल अगर संतुलन में होते हैं, ये लो, एक बल हमारे पास P है, एक बल Q है और एक बल R है ना। यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम, तभी हम लामी की प्रमेय लगा पाएंगे। अच्छा, P और Q के बीच का एंगल कितना भाई? 150 दिया गया है ना, 150 दिया गया है, 150। इसके बाद Q और R के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 120। और R और P के बीच में कितना एंगल? वो तो अपने आप ही आ जाएगा, घटा के निकाल लो, 150 और 270 हो जाएंगे, यानी कि ये 90 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। सीधा सी बात है, आप लामी की प्रमेय अप्लाई कर दीजिए। संतुलन में हैं तीनों बल, लामी की प्रमेय से वो क्या होती है? P बाई, है ना। इनके अलावा जो 2 बल बच रहे हैं, P के अलावा Q और R बच रहे हैं, उनके बीच की कोण की ज्या, देखो उनके बीच की कोण कितना है? 120। उसकी ज्या क्या हो जाएगी, यानी कि साइन क्या हो जाएगी? 120 हो गया, बराबर Q में, Q के पास इसके अलावा कौन बल बचा? P और R, इनके बीच में कितना है? 90 बन रहा है, साइन 90, बराबर में R बटे कितना? ये साइन R 150, है ना। चलो, इसे लिखा जा सकता है P अनुपाते Q अनुपाते R, कितना हो जाएगा? ये साइन 120 अनुपाते साइन 90 अनुपाते साइन 150। अब देखो, इतनी बार साइन 20 का इसको हम चेंज करेंगे, 90 + 30 cos 30 हो जाएगा। cos 30 कितना हो जाएगा भाई? √3/2। साइन 90 का मान सभी को पता है 1 होता है, और इसका मान आप निकालोगे, ये हो जाएगा, अगर आप इसे लिखना चाहो साइन 180 - 30 तो साइन 30 हो जाएगा, यानी कि 1/2। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 होगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि √3 अनुपाते 2 अनुपाते 1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि 2 इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट उनमें से एक के इक्वल है, तो कह रहा है इन फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होगा। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुल मिला के वो कहना ये चाह रहा है ना। फिगर बना लीजिए थोड़ा सा, ये समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ये समांतर चतुर्भुज है, और ये इनका रिजल्टेंट है। दोनों के बीच का एंगल जो है अल्फा है। वो कह रहा है जो P है ये दोनों क्या है? इक्वल फोर्सेस दिए गए हैं, और जो R भी है वो भी P ही है ना। तो सीधा सी बात है, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है हमारे पास? फार्मूला, यानी कहने का मतलब वो है, कह रहा R P Q सभी बराबर हैं, हमने सबको P ले लिया, ठीक है, सबको P ले लिया। रिजल्टेंट भी, दोनों फोर्सेस को भी, सभी इक्वल हैं, P आ गया। तो कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? P² + Q² + 2PQ cos अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? दोनों के बीच का एंगल है। सबकी जगह पर P रख दो। P² बराबर कितना? P² + P² प्लस ये हो जाएगा 2P² cos अल्फ़ा। P² से P² काट दीजिए, cos अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कितना? माइनस का P² बटे 2P²। P² से P² काट दीजिए, माइनस का 1/2। कॉफ अल्फ़ा बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, और अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा? ये कब होता है? 1/2 120 का मान होता है ना। कितनी बार हम लोग निकाल चुके हैं। डी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। कह रहा एक त्रिभुज है ना, कह रहा एक त्रिभुज की भुजाओं AB BC CA, AB के सापेक्ष लगे बलों का परिणामी त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। परिवृत्त के केंद्र से गुजरे या परिकेंद्र से गुजरे, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या होता है इसमें? P cos A प्लस Q cos B प्लस और cos C = 0 होता है। चलिएगा इस पॉइंट को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल को देखिएगा, समझिएगा, ये डिटेल देखिएगा। यहाँ पे बताया भी था मैंने आपको, तीनों ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास 3 बल P Q R क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के अनुदिश कार्य कर रहे हैं, यदि उनका रिजल्टेंट कहाँ से होकर जा रहा है? परिवृत्त से जाए या परिकेंद्र से होकर जाए, समझ गए। गुजरता है तो क्या होता है हमारे पास? P cos A प्लस Q cos B प्लस और cos C = 0 होता है। यही ये पॉइंट यहाँ पे है ना, ये हमें याद रखना है एकदम। चलिए फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि 3 बल P Q R
एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और इससे दिए गए हैं, तो इनका परिणामी त्रिभुज से अगर अंतः केंद्र से होकर गुजरता है, अंतः केंद्र वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है, आज ही किया है, तो क्या होता है यहाँ पे P + Q + R = 0 होता है। और अगर ये आर्थो सेंटर से होकर जा रहा है, कहाँ से, लंब केंद्र से होकर जा रहा है, तो होता P/cos A + Q/cos B + R/cos C = 0, यानी कि अगर हम इसे सेक में कन्वर्ट करें तो P sec A + Q sec B + R sec C = 0 होता है। ये पॉइंट याद रख सकते हैं। और अगर ये सेंट्राइड से होकर जा रहा है, यानी कि केंद्रक से होकर जा रहा है, तो क्या होगा, P cosec A + Q cosec B + और cosec C = 0। मैं कह रहा हूं कि ये 4 पॉइंट आपको एकदम रटे होने चाहिए, कहीं भी आप इन्हें लिख लीजिए, सुबह शाम इन्हें देखते रहिए, एक क्वेश्चन इनसे मिल जाता है, ठीक है ना, चलेगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। यह है हमारा पहला वाला कंडीशन, क्या है, ये सरकम सेंटर का है। अगर सरकम सेंटर से होकर जाता है तो P cos A + Q cos B + और cos C होगा, और अगर यह इन सेंटर से होकर जा रहा है तो कोई बात नहीं, P + Q = 0 होगा, P + Q + R = 0 होगा। और आर्थो सेंटर से होकर जाएगा तो P sec A + Q sec B + R sec C = 0 होगा। और अगर सेंट्राइड से होकर जाएगा तो P cosec A + Q cosec B + R cosec C = 0 होगा। चलिएगा, करके आइए, करिए इसे, है ना। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स तो और हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं, देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे थोड़ी सी, है ना, आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये काम आपको रोज करना है एक जिम्मेदारी के साथ, है ना। आज का लेक्चर आपका कैसा रहा ये आप हमें बताएं, और इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे आप सबके लिए बेहतर हो और आप सभी का एग्जाम क्रैक हो, है ना। एग्जाम क्रैक करना, है ना, व्यूज कमाना मकसद नहीं है, व्यूज़ तो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आएंगे, लेकिन आप लोगों का एग्जाम क्रैक होना चाहिए, है ना। उसके लिए और क्या किया जाए, क्या बेहतर किया जाए कि आप और अच्छा कर सकें। हाँ, एक बात आपको और बता दें, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के भरोसे ही मत बैठे रहना। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसकी कोई भी एक आप बुक फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक बुक, ऑथेंटिक बुक आप फॉलो कर लीजिए, है ना। आप चाहे तो यूनिवर्सल कर लो, सेल्फ स्कोरर ले लो, जो भी कोई एक आप बुक है आपके पास, बेस्ट बुक आप फॉलो कर लीजिए और उससे सारे क्वेश्चंस को लगाइए। जो चैप्टर हम चला रहे हैं, है ना, अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चैप्टर वाइज हमारे साथ चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बता दिए, जैसे मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, आप लगाते रहो, है ना। कॉन्सेप्ट वाला जैसे लेक्चर आ जाए उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, हमारे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और वहाँ से भी आप बुक, जो भी कोई एक अच्छी बुक फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे सारे क्वेश्चन क्रैक उसको करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तभी आप में स्पीड भी आएगी और तभी आप एग्जाम क्रैक, जब आप में स्पीड आएगी तो आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे मिल जाएंगे आपको, है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक बुक फॉलो करते हैं, है ना, तो बहुत सही रहेगा। जैसे कई लोग पूछते हैं, सर क्या सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा, प्रीवियस ईयर कर लें और आपके ये लेक्चर्स कर लें? नहीं, तो इतना काफ़ी नहीं है ना। मैं आपको भ्रम में नहीं रखूंगा कि आप इतना ही पढ़ लीजिए सिर्फ सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी एक बुक आप फॉलो कीजिए और उस बुक के सारे क्वेश्चन लगाइए, समय में बैठिए, एक समय से और लगाना शुरू करिए। कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है तो आप मुझे मेल करिए वो प्रश्न, है ना, उसका हम शॉर्टकट ढूंढेंगे। ओके, अगर आपने यूपी टीजीटी और पीजीटी के 10 सालों के प्रश्न अभी भी हल नहीं किए हैं तो हम लोग 5 साल के कर चुके हैं और लगातार हम आगे उस पर कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, है ना। जैसे होगा संडे में आपका अगला लेक्चर आएगा। 5 हम लोगों ने कर लिए हैं, 2021 कर लिया है टीजीटी का, 2016 कर लिया है, 13 कर लिया है और 2011 कर लिया है और 10 कर लिया है ना। ये 5 प्रश्न पेपर हमने कर लिए हैं, इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और 2021 का हम लोग पीजीटी का पहला पार्ट ले आए हैं, ठीक है। चलेगा, करिएगा, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।